स्टार्ट हो। हेलो एवरीवन, आप सभी का गो फास्ट क्रैक एग्जाम में स्वागत है। मैं रजत कुमार पांडे इस वीडियो में आप सभी से मिडवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास के बारे में आप सभी से डिस्कस करूंगा। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं आप सभी के लिए कुछ प्लान लेके आया हूँ। अभी तो मैं हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन बहुत ही जल्द मैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत भी शुरू कर दूंगा जो है। इसके बाद हो सकेगा तो मैं जियोग्राफी और एक दो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वो करते रहिए आप लोग अच्छे से और हौसला मेरा बढ़ाते रहिए। मैं आप लोग को हिस्ट्री ऐसा पढ़ाऊंगा कि किसी भी वनडे एग्जाम प्लस पीसीएस प्री तक के लिए आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ रहे हैं या पीसीएस प्री में बैठ रहे हैं, आप मेरा कंटेंट देखिए, इसको पढ़िए, आपको हर एक चीज़ उसमें मिलेगा एग्जाम में जो आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। आपको किसी भी वनडे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको ध्यान से पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए, अपने कॉपी में अपने हाथों से पेन के द्वारा उसे लिखिए, 2-3 बार रिवाइज करिए, 2-3 बार लिखिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो मिडवल हिस्ट्री जानने से पहले हम जानना चाहेंगे हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास। हमने इतिहास के भाग तो पढ़ लिए जो है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। लेकिन इतिहास क्या होता है हमने अभी तक ये नहीं जाना है। तो इतिहास हमें जानना पड़ेगा जो है, इतिहास होता क्या है। तो देखिए ये लिखा हुआ है हमारा टॉपिक, अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। क्या हुआ, जो पुरानी चीजें हैं और उसका हम वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं उसे इतिहास कहते हैं। कम शब्दों में कहें और आसान शब्दों में कहें, लेकिन हमें डेफिनेशन देखना है। तो अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब यहाँ पे आता है कि इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की। तो इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या हेरोडोटस ने किया है। किसने किया है? हेरोडोटस ने किया है। इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया है? हेरोडोटस ने किया है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका। हेरोडोटस एक यूनानी होते हैं जो कि इतिहासकार और भूगोलवेत्ता होते हैं। इतिहास का हेरोडोटस कहाँ के होते हैं? यूनानी के होते हैं जो कि इतिहासकार और भूगोलवेत्ता होते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, जो कि कम से कम ना जाने तो कितनी बार वनडे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है। हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक है? 4 ऑप्शन आता है, तो हमें उसमें देखना है हिस्टोरिका। इसके बाद में हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा किसने दी है? हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा सीसरो ने दिया है। सीसरो कौन होते हैं? ये एक रोमन दार्शनिक होते हैं जो कि देखिए सीसरो हमें हाईलाइट करना है। यहाँ पे हमें अपनी चीजें हाईलाइट करके चलना है। जैसे मैंने नोट्स बनाया है वैसे ही आप लोग भी अपना नोट्स बनाते रहिए और यही साथ में मेरे साथ ही आप लोग याद करते चलिए जो है। तो हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा किसने दी थी? ये हमारे सीसरो ने दिया था, जो कि एक रोमन दार्शनिक होते हैं। हमने ये 3 चीज देख लिया यहाँ पे। अब हम नीचे आते हैं कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। हमने भारत के इतिहास को कितने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? नीचे देखते हैं। वो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास 16 BC से लेकर के 712 ईस्वी तक आता है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास।
प्राचीन भारतीय इतिहास हमारा कब से कब तक 16 BC से लेकर के 712 ईस्वी तक आता है। दूसरा हमारा आता है क्या, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास क्या होता है हमारा, 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक आता है। लेकिन कुछ इतिहासकार अपना अलग अलग मतभेद रखते हुए बताते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का समय 712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक होता है। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पीरियड 712 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक रहता है। हमें क्या याद रखना है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का समय 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक होता है। अब आता है आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक होता है। ठीक, हमने क्या पढ़ा ऊपर जो है, हमने देखा इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। फिर हमने क्या देखा, इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया, हेरोडोटस करते हैं। हेरोडोटस कहाँ के, यूनानी के होते हैं, जो कि एक इतिहासकार और भूगोल वक्ता होते हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी हिस्टोरिका, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना है जो है। इसके बाद में हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा किसने दी थी, तो सीसरो ने दिया था, जो कि एक रोमन दार्शनिक होते हैं। हमने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राचीन भारतीय इतिहास 16 BC से लेकर के 712 ईस्वी तक। इसके बाद में मध्यकालीन भारतीय इतिहास 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक आता है। इसके बाद में आधुनिक भारतीय इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक आता है। अब हम देखते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो कि हमारा आज का टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं। मध्यकालीन इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हमारा आता है उत्तर भारत का इतिहास। उत्तर भारत का इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर का मध्यकाल। हमने मध्यकालीन इतिहास को 2 भागों में बांटा, उत्तर भारत का इतिहास और कौन सा है, दक्षिण भारत का इतिहास। इसके बाद में हमने उत्तर भारत के इतिहास को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हमारा क्या क्या आता है, इस्लाम का आगमन आता है। इसके बाद में क्या आता है, राजपूत काल आता है। इस्लाम के आगमन में हमें क्या देखना है कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कैसे इस्लाम आया जो है, इन्होंने कैसे शासन किया जो है, इनका मकसद क्या था, इनके बारे में सारी जानकारी हम पढ़ते जाएंगे इस्लाम के आगमन में। फिर हमारा आता है राजपूत काल। जैसे कि हमें पता है कि हमारा भारत देश जो हमारा है वो शुरू से ही एक हिंदू साम्राज्य था, तो हमें राजपूत काल के बारे में पढ़ना है। फिर क्षेत्रीय शक्तियाँ, हमें ये भी पता है कि उस समय कई छोटे छोटे कस्बों में अपनी एक मजबूत शक्तियाँ होती थी जो है, तो हमें उसके बारे में ध्यान देना है। फिर उत्तर मध्यकाल आता है। उत्तर मध्यकाल में हमारा क्या आता है, सल्तनत काल आता है। सल्तनत काल हम सबको पता है जो है, सल्तनत काल गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये हमारे सल्तनत काल में आते हैं। सल्तनत काल ऐसा बताऊंगा मैं आपको, कुछ अलग और कुछ हटके आपको पढ़ाऊंगा मैं इसमें, जो कि आपको याद भी होगा और सीधे सीधे आपके एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सल्तनत काल में कहाँ से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने से मिलेंगे यहाँ पे।
फिर हम पढ़ेंगे मुगल काल के बारे में। हम मुगल काल के बारे में देखेंगे। मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे जो है। इसके बाद में क्षेत्रीय शक्तियाँ देखेंगे हम लोग। क्षेत्रीय शक्तियाँ, यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे कस्बों में अपनी क्षेत्रीय शक्तियाँ जो होती है उभरती रहती हैं, मजबूत होती रहती हैं या कम होती रहती हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। फिर हम देखेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास क्या है? दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत के इतिहास में हम इसको भी हम दो भागों में बांट रहे हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में कौन आता है? तो चोल वंश आते हैं, इसके बाद में पल्लव वंश आते हैं, इसके बाद में चालुक्य वंश आते हैं यहाँ पर। और दक्षिण भारत के उत्तर मध्यकाल में विजय साम्राज्य आता है, बहमनी वंश आता है और अहमदनगर क्षेत्रीय शक्ति आते हैं। तो हमने क्या किया? मध्यकालीन इतिहास को हमने दो भागों में बांटा, पूर्व उत्तर भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। उत्तर भारत के इतिहास को हमने दो भागों में बांट कर रखा है यहाँ पे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में हम इसे पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल में हम इस्लाम के आगमन का, राजपूत काल और क्षेत्रीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर मध्यकाल में हम सल्तनत काल, मुगल काल और क्षेत्रीय शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में चोल वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम उत्तर मध्यकाल में विजय साम्राज्य, बहमनी वंश और अहमदनगर के बारे में पढ़ेंगे। हमें केवल मध्यकालीन भारत में इतना ही केवल हमें पढ़ना है, इतना हमारा टॉपिक है मेन। इससे पढ़ने के बाद में हम अपना मध्यकालीन इतिहास को यहाँ पे समाप्त कर देंगे जो है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। और जहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे हल्का सा इनडायरेक्ट वे में, मैं आपको वो भी बताऊंगा इसमें जो है। इससे अधिक आपका मध्यकालीन में कोई टॉपिक नहीं है, इतना ही आपका मध्यकालीन इतिहास में टॉपिक आता है। आज हम शुरू कर रहे हैं इस्लाम का आगमन। पहला हमारा टॉपिक क्या होगा? टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक है, लेकिन हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक है जो कि एक एक हफ्ते तक पूरा चलेगा। आज हम शुरू करते हैं इस्लाम का आगमन। इस्लाम का आगमन अब हम देखते हैं जो है। इस्लाम का आगमन, इस्लाम का आगमन जो होता है, इस्लाम अगर जो आता है तो हमें इस्लाम में 3 नाम जानना पड़ेगा जो है। कौन कौन सा जो है? हजरत मोहम्मद साहब, हमें नाम जानना पड़ेगा। इस्लाम के आगमन में 3 नाम हमको याद रखना है जो है। इस्लाम धर्म में हमें 3 नाम याद रखना है, हजरत मोहम्मद साहब, उमैयद खलीफा और अब्बासी खलीफा। 3 नाम हमको याद रखना है इस्लाम धर्म में, हजरत मोहम्मद साहब, उमैयद खलीफा और अब्बासी खलीफा। अब हम बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब की बात करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में होता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला होता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ होता है? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला होता है। इनके माता का नाम, इनके चाचा का नाम पहले हम देखते हैं, अबू तालिब होता है। इनके माता का नाम अमीना होता है। इनके पत्नी का नाम खदीजा होता है। इनके पुत्री का नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली होता है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में होता है। पिता का नाम अब्दुल्ला होता है, माता का नाम अमीना होता है, पत्नी का नाम खदीजा होता है, पुत्री का नाम फातिमा और इनके दामाद का नाम अली होता है। यहीं पर हमारा आता है क्या? 610 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में हीरा पहाड़ी पर इनको ज्ञान प्राप्ति होती है
और ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये नबी मतलब पैगंबर और रसूल मतलब ईश्वर के दूत कहलाते हैं। 570 ईसा पूर्व में मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है और 610 ईसा पूर्व में कब होता है तो 610 ईसा पूर्व में और क्या होता है 610 ईसा पूर्व में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये नबी मतलब पैगंबर और रसूल ईश्वर के दूत कहलाते हैं। अब हमारा इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि इस्लाम धर्म में जो होता है, इस्लाम धर्म में हमारे जो सबसे ऊपर आते हैं वो पैगंबर होते हैं। इस्लाम धर्म में हमारे जो सबसे ऊपर आते हैं वो पैगंबर होते हैं। पैगंबर के बाद में खलीफा आते हैं, खलीफा जो कि एक धर्म गुरु होते हैं। इसके बाद में उलेमा वर्ग आते हैं। उलेमा वर्ग कौन होते हैं? जो इस्लाम के कानून को भली भांति जानता हो उसे उलेमा वर्ग कहते हैं। तो इस्लाम धर्म में अगर जो हम कर्म देखें तो सबसे ऊपर पैगंबर के बाद में खलीफा जो कि धर्म गुरु होते हैं, और खलीफा के बाद में उलेमा वर्ग जो कि इस्लाम के कानून को भली भांति जानता हो उसे उलेमा वर्ग कहते हैं। तो हमें 3 क्रम याद रखना है, पैगंबर के बाद में खलीफा और खलीफा के बाद में उलेमा वर्ग। अब हम नीचे आते हैं। अब इस्लाम के कानून को 4 भागों में बांटा गया है। इस्लाम के कानून को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा कुरान, दूसरा हमारा आता है इस्लाम के कानून को 4 भागों, इस्लाम के कानून को हमने 4 भागों में बांटा है। अब हमारा क्या आता है? कुरान आता है। अब क्या हमारा आता है? कुरान, हदीस, इज्मा, ये इज्मा लिखा हुआ है, इस्मा नहीं इज्मा, और कयास। कुरान का काम क्या होता है? कुरान मतलब खुदा की वाणी, ये क्या लिखा हुआ है? खुदा की वाणी। हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्यों का वर्णन, पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्यों का वर्णन हदीस में किया गया है। इज्मा और कयास, इज्मा और कयास में हमें यह पता चलता है कि कुरान और हदीस को पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमें इज्मा और कयास में जानकारी मिलती है। हमने इस्लाम के कानून को 4 भागों में बांटा, मतलब बांटा गया है। पहले हम इसको 4 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कुरान आता है, मतलब खुदा की वाणी, हदीस पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्यों का वर्णन, इज्मा और कयास में हम देखते हैं कि कुरान और हदीस को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। अब मदीना का अर्थ क्या होता है? मदीना मतलब मक्का, ये मतलब मक्का लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये मक्का लिखा हुआ है। तो मक्का का अर्थ क्या होता है? मक्का का अर्थ, मक्का का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे जो है पैगंबर का शहर, पैगंबर का शहर। मक्का का अर्थ क्या होगा? पैगंबर का शहर होगा। और 622 ईस्वी में मदीना की यात्रा करते हैं कौन? पैगंबर मोहम्मद साहब, और तब इन्हें हजारी सव्वत कहा जाता है। अच्छा, उस समय अरब की स्थिति कैसी होती है? उस समय अरब की स्थिति क्या होती है? तो अरब की स्थिति जो होता है, उस समय अरब की स्थिति क्या होती है?
उस समय अरब की स्थिति क्या होती है। तो अरब के वहाँ के जो निवासी होते हैं, निवासी मूर्ति पूजक होते हैं। क्या होते हैं निवासी वहाँ के? मूर्ति पूजक होते हैं। सभी मूर्तियाँ कहाँ? काबा में रखे गए हैं। सभी मूर्तियाँ कहाँ रखे जाते हैं? काबा में रखे जाते हैं। और 300 देवी देवताओं की पूजा होती है। अरब की स्थिति क्या होती है, ऐसे आपको नोट्स बनाते चलना है, देखना है आपको जो है कि वहाँ के निवासी कैसे होते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं। सभी मूर्तियाँ काबा में रखे गए हैं। 300 देवी देवताओं की पूजा होती है। और अगर जो आप पीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टार लगा के यहाँ पे लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए कि प्रमुख अल्लाह की 3 बेटियां आती हैं यहाँ पे, लाट, मानत और उजा होती हैं। तो वैसे तो आपको ये वनडे एग्जाम है आपका, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है जो है कि अरब की स्थिति क्या होती है उस समय। वहाँ के निवासी मूर्ति पूजक होते हैं। सभी मूर्तियाँ काबा में रखे गए हैं और 300 देवी देवताओं की पूजा होती है तथा प्रमुख अल्लाह की बेटियां आती हैं, लाट, मानत और उजा होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं क्या, मक्का का देखते हैं हम जो यहाँ पे मक्का के काबा की स्थापना कैसे होती है। तो मक्का के काबा की स्थापना 2 लोग मिलके करते हैं। मक्का के काबा की स्थापना 2 लोग मिलके करते हैं। मक्का के काबा की स्थापना 2 लोग मिलके करते हैं, अब्राहिम और इस्माइल ने। अब्राहिम और इस्माइल ने मक्का के काबा की स्थापना किया था। मक्का के काबा की स्थापना किसमें? अब्राहिम ने और इस्माइल ने। कौन कौन किया था? अब्राहिम ने किया था और किसने किया था? तो इस्माइल ने किया था। अब्राहिम और इस्माइल ने किया था। किसकी स्थापना? तो मक्का के काबा की स्थापना किया था। मक्का के काबा की स्थापना 2 लोग ने, अब्राहिम और इस्माइल ने किया था। और अरब उस समय क्या था? अरब विभिन्न फिरकों मतलब विभिन्न गुटों में, ये मैंने लिखा हुआ, अरब उस समय क्या था? विभिन्न फिरकों मतलब कि विभिन्न गुटों में विभाजित था। आता है हमारा सबसे पहले आता है यासारीन जिसका नया नाम मदीना है। ये 2 फिरकों में विभाजित था। हमारा कौन कौन सा आता है? एक ओश आता है, ओश, और दूसरा क्या आता है? ये हमारा लिखा हुआ है, ओश लिखा हुआ है, ओश, और ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा ओश लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? खजराज। तो हमारा अरब क्या था उसमें? विभिन्न फिरकों, विभिन्न गुटों में विभाजित था। और ये हमारा 2 उसमें विभाजित था। पहला आता है हमारा ओश, दूसरा हमारा आता है खजराज। इन दोनों के बीच में क्या आपस में शत्रुता होती है? किसके? ओश के में और खजराज में आपस में शत्रुता होती है बीच में। ये दोनों क्या काम करते हैं? दोनों लोग मोहम्मद हजरत साहब को, किसको? हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में बुलाते हैं। और इस प्रकार 622 ईसा पूर्व, जो हमने ऊपर देखा था ना यहाँ पे जो है कि 622 ईसा पूर्व में, यही 622 से अब जो है कि 622 ईसा पूर्व में दोनों के बुलाने पर 622 में हजरत मोहम्मद साहब मदीना की यात्रा करते हैं। और यहाँ पर इन्हें हजारी संवत कहा जाता है। यहाँ पे इन्हें क्या हजारी संवत कहा जाता है। अब हजरत मोहम्मद साहब जब यहाँ पर आते हैं, तो ये अपनी बुक लिखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब जब यहाँ पर आते हैं तो मदीना में ये अपनी बुक लिखते हैं। कौन सी बुक लिखते हैं? कुरान लिखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये अपनी पुस्तक लिखते हैं क्या? कुरान लिखते हैं यहाँ पे जो है। हजरत मोहम्मद साहब अपनी बुक लिखते हैं, यहाँ पे कुरान लिखते हैं जो है मदीना में। कुरान का मकसद लिखने का क्या होता है? कुरान लिखने का मकसद क्या होता है कि अरब प्रांत को धार्मिक एवं राजनीतिक एकता में बांधने का काम होता है। कुरान का मकसद क्या होता है? मेन कुरान का पूरा मकसद होता है कि अरब प्रांत को धार्मिक और राजनीतिक एकता में बांधने का काम कौन करता है? कुरान करता है। मोहम्मद हजरत साहब ने अपनी पुस्तक
कुरान में क्या उस कुरान लिखते हैं, उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका मेन फोकस क्या होता है कि अरब प्रांत को धार्मिक में, क्योंकि वहाँ पे सब धर्मों में अलग अलग वो था जो है, तो उसको धार्मिक में और राजनीतिक में अलग अलग अपनी अपनी मान्यताएं थी, तो उन दोनों को धार्मिक एवं राजनीतिक एकता में बांधने का काम कुरान द्वारा होता है। इसके बाद में 632 ईसा पूर्व में क्या होता है, 632 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद में, मतलब इनके देहांत के बाद में, दो लोग इनके सहयोगी आते हैं, अनुबुक जो कि सुन्नी होते हैं, और इनके दामाद शिया। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद में दो लोग इनके सहयोगी अनुबुक जो कि सुन्नी होते हैं, और इनके दामाद जो कि शिया होते हैं। अनुबुक क्या करते हैं, ये तलवार और इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इस्लाम के बारे में टॉपिक। हजरत मोहम्मद साहब को हमने देखा अच्छे से जो है, अभी इसे हम और देखेंगे अच्छे से। हमने जो पढ़ा एक बार हम उसे रिवाइज करते हैं, और मात्र कुछ ही मिनटों में इसे हम रिवाइज करते हैं। क्या चीज़ हमने इतिहास देखा, इतिहास क्या होता है, इतिहास हमने क्या देखा कि अतीत के घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, ये हमने देख चुका। इतिहास का सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया, हमने देखा हेरोडोटस करते हैं, जो कि अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखे हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है। इसके बाद में हमने देखा हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा दी जाती है, ये किसने दिया है, सिसरो देते हैं, जो कि एक रोमन दार्शनिक होते हैं। हेरोडोटस यूनानी होते हैं, जो कि एक इतिहास का और भूगोलवेत्ता होते हैं। सिसरो रोमन दार्शनिक होते हैं। हमने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राचीन भारतीय इतिहास 16 BC से लेकर के 712 ईस्वी तक। हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देखा 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का। हमने आधुनिक भारतीय इतिहास को जो है देखा कि 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक हमने देखा है यहाँ पे। अब हम फिर देखते हैं कि हमने इतिहास को, हिस्ट्री को हमने क्या क्या जो है 2 भागों में बांटा है जो है, किसमें किसमें जो है, हमने क्या किया, हिस्ट्री को 2 भागों में बांटा है जो है, इतिहास को 2 भागों में, उत्तर भारत का इतिहास और दक्षिण भारत का इतिहास। उत्तर भारत के इतिहास को भी हमने 2 भागों में बांटा है, पूर्व का मध्यकाल, उत्तर का मध्यकाल। पूर्व के मध्यकाल में कौन कौन है, इस्लाम का आगमन देखते हैं हम कि इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, राजपूत काल के बारे में हमने देखा है, और क्षेत्रीय शक्ति के बारे में हमने देखेंगे जो है इसमें। उत्तर मध्यकाल में हम सल्तनत काल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में देखेंगे, मुगल काल के बारे में और क्षेत्रीय शक्तियाँ देखेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में हमने क्या क्या देखा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम चोल वंश के बारे में आगे पढ़ेंगे, पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर मध्यकाल में हम विजय साम्राज्य के बारे में देखेंगे, बहमनी वंश के बारे में देखेंगे और अहमदनगर के बारे में देखेंगे। इसके बाद में हमने क्या देखा जो है, हमने देखा कि इस्लाम धर्म में 3 नाम हमें याद रखना है, हजरत मोहम्मद साहब, उमैयद खलीफा और अब्बासी खलीफा का नाम हमें याद रखना है। इस्लाम धर्म का उदय 3 लोग से होता है, कौन कौन, हजरत मोहम्मद साहब है, उमैयद खलीफा है और अब्बासी खलीफा है। तो हमें नाम क्या याद रखना है, 3 नाम, हजरत मोहम्मद साहब, उमैयद खलीफा और अब्बासी खलीफा। अब हम बात करते हैं हजरत मोहम्मद साहब की। हजरत मोहम्मद साहब की हम बात करते हैं जो है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला होता है, इनके माता का नाम अमीना होता है, इनके चाचा का नाम अबू तालिब होता है, इनके पत्नी का नाम खदीजा होता है, इनके पुत्री का नाम फातिमा होता है, इनके दामाद का नाम अली होता है। इसके बाद क्या होता है, 610 ईसा पूर्व में हीरा पहाड़ी पर, 610 ईसा पूर्व में
610 ईसा पूर्व में हीरा पहाड़ी पर इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये नबी मतलब पैगंबर और रसूल ईश्वर के दूत कहलाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखो, इस्लाम धर्म में सबसे ऊपर कौन आता है? पैगंबर आते हैं। पैगंबर के बाद में खलीफा आते हैं जो कि धर्म गुरु होते हैं। इस्लाम धर्म में सबसे ऊपर कौन आता है? पैगंबर आते हैं। पैगंबर के बाद में खलीफा आते हैं जो कि धर्म गुरु होते हैं। और इसके बाद में उलेमा वर्ग आते हैं जो कि इस्लाम के कानून को जानते हों। इस्लाम धर्म को हमने 3 भागों में बांटा है, मतलब 3 लोग को जानते हैं, हजरत मोहम्मद साहब, उमैयद खलीफा, अब्बासी खलीफा। अब इसके बाद में हम फिर इस्लाम के कानून को 4 भागों में बांटा गया है। हमने चारों भागों को पढ़ा है। जो है क्या क्या भाग होते हैं हमारे, हमने देखा कि कुरान होता है, हदीस होता है, इज्मा होता है और कयास होता है। कुरान खुदा की वाणी, कुरान को हम क्या कहते हैं? खुदा की वाणी कहते हैं। हदीस को हम पैगंबर मोहम्मद पैगंबर साहब के कार्यों का वर्णन देखते हैं इसमें। इज्मा और कयास में हम क्या देखते हैं कि ये हमारा जो पहला और दूसरा है, कुरान और हदीस को पढ़ने का तरीका हमें इज्मा और कयास, मतलब पढ़ाने का तरीका हमें इज्मा और कयास के द्वारा मिलता है। इज्मा और कयास में हमें क्या मिलता है? कुरान और हदीस को पढ़ाने का तरीका पता चलता है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि मक्का का अर्थ क्या होता है? मक्का का अर्थ क्या होता है? मक्का का अर्थ होता है पैगंबर का शहर। और 622 ईस्वी में मदीना पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना की यात्रा करते हैं और तब इन्हें होजरी संवत कहा जाता है यहाँ पर जो है। और यात्रा करने के बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब क्या कहते हैं यहाँ पर कि मेरे को मिलाकर, मतलब मुझको मिलाकर क्या कहते हैं कि मेरे को मिलाकर 24 लाख पैगंबर आ चुके हैं। अब आगे कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे। ये किसने कहा है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, किसने कहा है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि मेरे को मिलाकर 24 लाख पैगंबर आ चुके हैं तथा अब कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे। और वहाँ पे अब हम देखते हैं जो है, रिवीजन कर रहे हैं एक बार हम जो है कि अरब की स्थिति कैसी होती है वहाँ पे। वहाँ के जो निवासी होते हैं क्या होते हैं? वहाँ के निवासी क्या होते हैं? मूर्ति पूजक होते हैं। सभी मूर्तियाँ काबा में रखे गए हैं। 300 देवी देवताओं की पूजा होती है और प्रमुख अल्लाह की 3 बेटियां होती हैं, लाट, मानत और उज़्ज़ा होती हैं। लाट, मानत और उज़्ज़ा होती हैं। ठीक है। अब हम मक्का के काबा देखते हैं। मक्का का काबा जो है इसकी स्थापना किसने किया है? तो 2 लोग होते हैं, अब्राहम और इस्माइल ने मिलकर मक्का के काबा की स्थापना करते हैं। उस समय अरब 2 विभिन्न फिरकों में विभाजित था, जिसमें पहला फिरका आता है यासारीन, जिसे अब हम मदीना के नाम से जानते हैं। मदीना क्या होता है? उस समय 2 गुटों में विभाजित था। पहला आता है ओश, एक तो हमारा आता है ओश और दूसरा हमारा आता है खजराज। ओस और खजराज ये दोनों हमारे होते हैं। तो इन दोनों में आपस में शत्रुता होती है। इन दोनों के बुलाने पे मोहम्मद हजरत साहब 622 ईसा पूर्व में हमने क्या देखा था उस समय जो है, अभी हमने कि अब्राहिम और इस्माइल मक्का के काबा की स्थापना 2 लोग करते हैं। मक्का के काबा की स्थापना अब्राहिम और इस्माइल करते हैं। लेकिन अब अरब जो था उस समय विभिन्न फिरकों में, मतलब विभिन्न गुटों में था। उसमें से हमारा क्या आता है? हमारा आता है याशरीन, जिसे हम मदीना के नाम से जानते हैं, जो कि 2 फिरकों में विभाजित था, ओश और खजराहज। हमारा 2 कौन कौन सा है? ये हमारा है ओश है, हमारा जो है ओश और खजराहज हमारा आता है जो है ओश और खजराहज है, जो आपस में शत्रुता होती है इन लोग के जो है। और इन दोनों के बुलाने पर जो है 622 ईसा पूर्व में मोहम्मद हजरत साहब मदीना की यात्रा पर आते हैं और तब इन्हें हजारी संवत बोला जाता है यहाँ पर जो है। इसके बाद में मोहम्मद हजरत साहब ने मदीना में आकर अपनी पुस्तक लिखते हैं, कुरान लिखते हैं जो है। कुरान यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये कुरान लिखते हैं जो है। मोहम्मद हजरत साहब क्या करते हैं? कुरान लिखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? कुरान पुस्तक लिखते हैं जो है। कुरान का वो क्या होता है? लक्ष्य क्या होता है? मतलब अरब प्रांत को धार्मिक और राजनीतिक एकता में बांधने का काम कुरान करता है। अरब प्रांत को धार्मिक और राजनीतिक है।
कुरान का मकसद यहाँ पे क्या होता है कि अरब प्रांत को धार्मिक और राजनीतिक एकता में बांधने का काम। 632 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद में इन दो लोग, इनके सहयोगी और इनके दामाद, सहयोगी अनूबुक जो कि सुन्नी धर्म के होते हैं और इनके दामाद शिया धर्म के होते हैं। अनूबुक जो कि सुन्नी धर्म के होते हैं, ये तलवार और इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और मैं बहुत ही जल्द आप लोग के सामने आधुनिक इतिहास भी शुरू कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी। अगर जो इसमें आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके आप बताइए, मैं इसे और अच्छे से और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा जो है। बाकी मैं आपके लिए हर एक क्लास की पूरी डिटेल में रखूँगा जो है, जहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जो है। तो ओके साथी, बाय बाय दोस्तों।